नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इनकम की कि कैसे हम अपना वर्तमान व्यवसाय चलाते हुए बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए अतिरिक्त इनकम हम कैसे कमा सकते हैं और उससे हमें लाभ क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। मैं आज यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बैंक मित्र के माध्यम से आप अपने वर्तमान व्यवसाय को संचालित करते हुए एक अतिरिक्त व्यवसाय आप खड़ा कर सकते हैं। ना ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप जो बैंक मित्र होते हैं जिनको आपकी संकल्पना है कि जो लोग केवल पैसा निकालने और बांटने वाला काम करते हैं, मैं उस काम के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये काम कह रहा हूँ कि मिनी एटीएम मशीन के माध्यम से अपने दुकान पर बैठे हुए अपने शॉप के काम को करते हुए साथ ही साथ अगर लोगों के हम पैसे निकाल दें और उसके हमें अतिरिक्त लाभ हमें प्राप्त हो जाए तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अश्विनी कुमार सिंह आपको आज मैं इसी विषय की ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा इनकम की कि एक्स्ट्रा इनकम हम कैसे कमा सकते हैं या हमें इसे क्यों कमाना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो वर्तमान व्यवसाय कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा है, उसमें आप अच्छा कर रहे हैं। अगर उसी के साथ साथ कोई सेकेंडरी प्रोफेशन या सेकेंडरी बिजनेस भी आप डाल देते हैं जिससे आपको एक सेकंड इनकम मिलने लगती है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा होगा। अब ये होता क्या है? अतिरिक्त आय की संकल्पना क्या है? देखिए, एक वर्तमान व्यवसाय आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसी के साथ-साथ एक अतिरिक्त व्यवसाय शुरू हो जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके वर्तमान व्यवसाय के लिए निःशुल्क विज्ञापन होने लगेगा, क्योंकि अतिरिक्त व्यवसाय के लोग आएँगे ना, वो अतिरिक्त व्यवसाय के लिए आएँगे तो वो देखेंगे कि आपका एक वर्तमान व्यवसाय चल रहा है। अब वर्तमान व्यवसाय चल रहा है तो आपको वर्तमान व्यवसाय के लिए अतिरिक्त कस्टमर मिल जाएँगे। जो नए वाले बिज़नेस में लोग आएँगे वो आपके पुराने बिज़नेस के भी कस्टमर बन सकते हैं और ये सब होगा आपका ज़ीरो लागत पे। और इस काम को कैसे किया जाए कि हमने जो अतिरिक्त बिज़नेस डाला है, एडिशनल बिज़नेस डाला है, उसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। हमें ज़्यादा उसमें कोई कर्मचारी ना रखना पड़े और हमें उसमें ज़्यादा अलग से समय ना देना पड़े और हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से ना लगाना पड़े और हमें इनकम हो। ये है एडिशनल व्यवसाय की जो अतिरिक्त हमारा व्यवसाय है उसकी संकल्पना है। अब इसके लिए मैंने एक योजना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अतिरिक्त आय की संकल्पना हो सकती है। मान लीजिए आपका एक व्यवसाय चल रहा है, उसके कस्टमर हैं, इन कस्टमरों को पैसा निकालने की समस्या होती है क्योंकि कभी-कभी हम देखते हैं कि एटीएम ड्राई हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। तो आपने एक अतिरिक्त व्यवसाय ये खोला कि आपके यहाँ सभी बैंकों का पैसा निकाला जाता है। तो अब क्या है कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं, आपके मान लीजिए आपका ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर के कस्टमर देख रहे हैं कि आपके यहाँ पैसा भी निकाला जाता है, तो उनको भी तो पैसा निकालने की समस्या होती है। वो ग्रोसरी स्टोर आएँगे और अपना पैसे की अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है, तो वो पैसे भी निकाल लेंगे। और जो खाली पैसा निकालने के लिए आए हैं, वो देख रहे हैं कि आपके पास ग्रोसरी स्टोर भी है, तो उनको भी तो ग्रोसरी के सामान की ज़रूरत है, तो वो आपके यहाँ से ग्रोसरी का सामान खरीदने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम अपने कस्टमर बेस को बढ़ा पाते हैं और हम अतिरिक्त इनकम भी जनरेट कर लेते हैं। और इसमें हमें कोई विशेष टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एडिशनल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना है, कुछ हमें अतिरिक्त समय नहीं देना है। भाई दुकान पे तो हम बैठे ही हैं, शॉप पे तो हम बैठे ही हैं, अपना वर्तमान व्यवसाय तो हम कर ही रहे हैं। अगर इसके साथ ही साथ हमने पैसा बाँटने का काम डाल दिया, तो हमें कोई अलग से तो कोई और दुकान हमने खोली नहीं है, ना अलग से जाके हमें समय देना है, ना हमें अलग से जाके हमें कर्मचारी रखने की आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं। हम सारा काम कर सकते हैं इस तरह से और हमें उसमें कमीशन मिलता है, जो हमारी एडिशनल इनकम हो गई। है ना? फ़ायदे का काम?
देखिए कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो हमें कंपनी के माध्यम से हमें कमीशन मिलता है, और ये कमीशन 25 पैसे से शुरू होकर ₹12.5 पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। बात समझिएगा, मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे होता है ये, आइए इसको हम समझाते हैं आपको कैसे होता है ये। देखिए ये एक मैंने एक चार्ट लगाया है आपको समझाने के लिए कि यदि आप 200 से लेके 300 रुपए तक का पैसा किसी कस्टमर का निकालते हैं तो आपको 25 पैसे का आपको प्रॉफिट होता है, आपको कमीशन कंपनी द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर आप 9,000 से 10,000 रुपए तक किसी का पैसा निकालते हैं तो कंपनी आपको ₹12.5 का कमीशन आपको देती है। तो इस तरह से ये मार्जिन स्ट्रक्चर होता है इन दोनों के बीच में। अब मैं एक बहुत अपनी बात समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर आप 2,000 से 2,500 रुपए के बीच का पैसा निकालते हैं तो आपको ₹5 पर ट्रांजेक्शन मिलता है। अगर आप 4,000 से लेके 5,000 रुपए के बीच का निकालते हैं तो आपको ₹11 पर ट्रांजेक्शन मिलता है। तो इस हिसाब से आपको ये मार्जिन मिलेगा। अब अलग अलग कंपनियों में कुछ अलग अलग वेरिएशन होता है, किसी का कुछ कमीशन चार्ट स्ट्रक्चर है, किसी का कुछ कमीशन स्ट्रक्चर है, लेकिन सब कुछ ऐसा ही रहता है, कोई उसमें विशेष अंतर नहीं रहता है। एम एटीएम चलाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, शॉप का कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र और एम एटीएम संचालक के नाम से बैंक में संचालित करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। करंट अकाउंट की आवश्यकता इसलिए होती है कि ये पैसे से जुड़ा काम है, तो जब हम जनता का पैसा निकालेंगे तो उस पैसे को जब हम अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं तो इस तरह से हमारे खाते में पैसे बहुत चले जाते हैं। तो अगर हमारा सेविंग बैंक खाता है तो हमारा उसमें जो पैसा जमा होता है तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से सेविंग खाते में जो पैसा जमा हुआ वो हमारी इनकम मान लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही सलाह दूंगा कि संचालक के नाम से बैंक में करंट अकाउंट खोल दिया जाए, और इन कंपनियों द्वारा एक बीसी का यानी कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का एक लाइसेंस एम एटीएम संचालक को दिया जाता है। बैंक में जाके इस लाइसेंस को खाता खोलते समय लगा दिया जाए और ये बैंक को एश्योर कर दिया जाए कि इस खाते में जो भी पैसे की जमा निकासी होती है वो व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं है, वो संचालक का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। इसलिए इस लेन देन पे उसकी कोई भी उस पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उपकरण क्या क्या लगते हैं, स्मार्टफोन लगता है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो सब सभी फोनों में उपलब्ध होता है, और एक एम एटीएम मशीन चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, इसमें टेक्नोलॉजी ये यूज होती है कि ये एम एटीएम देखने में कुछ ऐसा होता है और ये ब्लूटूथ से आपके स्मार्टफोन में जुड़ा रहता है। आप ऑपरेटिंग स्मार्टफोन पे करते हैं और कार्ड स्वैप इस मशीन पे करते हैं। अच्छा, एम एटीएम डिवाइस में जब आपका ट्रांजैक्शन सफल हो जाता है तो वो रियल टाइम में होता है, यानी तुरंत होता है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद, अभी पेंडिंग पड़ा है तो आधे घंटे बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा या 10 मिनट बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। या अगर वो तुरंत होता है, अगर तुरंत नहीं हुआ तो वो फेल हो जाता है। कस्ट सेकंड नंबर पे आप देखते हैं कि कस्टमर के सफल ट्रांजैक्शन की रकम एम एटीएम सर्विस संचालक के वॉलेट में तुरंत दिखने लगती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पैसा सीधे खाते में नहीं जाता। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये एक वॉलेट क्रिएट करती हैं। इसमें इस वॉलेट में पैसा जाता है, जो कस्टमर का पैसा स्वैप होता है और एटीएम से निकाला जाता है, वो पहले वॉलेट में जाता है, बाद में हम दिन भर में वॉलेट में पैसा इकट्ठा करते हैं और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम अपने खाते में सेटलमेंट कर लेते हैं, वो पैसा हमारे खाते में आ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि एम एटीएम सर्विस संचालक कस्टमर के सफल ट्रांजैक्शन की रकम उसको तुरंत नकद दे देता है। बड़े एटीएम में क्या होता है कि उसके चेस्ट में पैसा रखा रहता है और वो अपनी चेस्ट से पैसा दे देता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो कस्टमर का पैसा जो ट्रांजेक्शन सफल हुआ वो एम एटीएम सर्विस संचालक के वॉलेट में चला गया,
अब एम एटीएम सर्विस संचालक अपने पास से जो कस्टमर है उसको नगद पैसा दे देता है। चौथा पॉइंट है कि एम एटीएम सर्विस संचालक का कमीशन सफल ट्रांजैक्शन के तत्काल बाद उसके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ जैसे है कि जो आपका कमीशन है वो तत्काल तुरंत आज जैसे ही सफल ट्रांजैक्शन होता है वो एम एटीएम सर्विस संचालक के वॉलेट में तुरंत कंपनियों द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, उसमें देर भी नहीं लगती है। अच्छा, कभी कभी असफल भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ट्रांजैक्शन सफल होता है तो तुरंत होता है, अदरवाइज वो घंटे 2 घंटे बाद सफल नहीं होता है। यहाँ पहला पॉइंट आप देखें कि बैंक सर्वर या एम एटीएम सर्विस प्रदाता कंपनी के सर्वर या इंटरनेट या किसी अन्य कारण से एम एटीएम सर्विस के असफल ट्रांजैक्शन होने की स्थिति में कस्टमर के ट्रांजैक्शन की धनराशि कभी भी एम एटीएम सर्विस संचालक को के वॉलेट में प्राप्त नहीं होगी, वह धनराशि कस्टमर के बैंक खाते में ही वापस होगी। यानी अगर अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो किसी भी सूरत में वो पैसा एम एटीएम सर्विस संचालक के वॉलेट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये आप एकदम क्लियर समझ लें। सामान्यतः सेकंड लाइन हम देखते हैं, सामान्यतः असफल ट्रांजैक्शन की धनराशि 24 घंटे में अपने आप कस्टमर के खाते में वापस क्रेडिट हो जाती है। तो उसका एक टाइम लिमिट है कि अक्सर देखने में आता है कि जब हम ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो कस्टमर के खाते से तो पैसा कट जाता है और एम एटीएम सर्विस संचालक के वैलेट में नहीं आता है, तो कस्टमर परेशान होने लगता है क्योंकि एम एटीएम सर्विस संचालक उसे पैसे देता नहीं है। भाई दे भी क्यों, क्योंकि पैसा तो कभी उसे मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे चाहिए कि हम अपने इस कस्टमर को बताएं कि पैसा 24 घंटे के अंदर में बैंक खुद ब खुद आपके खाते में वापस क्रेडिट कर देता है। अब तो बहुत जल्दी हो जाता है, अब तो घंटे 2 घंटे में हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए आगे का प्रोसेस बताया गया है। 3 नंबर हम देखते हैं कि एम एटीएम सर्विस संचालक को असफल ट्रांजैक्शन होने की दशा में अपनी कंपनी को कंप्लेन कर देना चाहिए, जिससे सेवा प्रदाता कंपनी कस्टमर की धनराशि उसके बैंक खाते में क्रेडिट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर सके। जब भी असफल ट्रांजैक्शन हो तो एम एटीएम जो सर्विस ऑपरेटर है उसे अपनी कंपनी को इस बात का एक कंप्लेन कर देनी चाहिए कि एक जो ट्रांजैक्शन है वो अनसक्सेसफुल हुआ है। ऐसे इसमें क्या होता है, कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो कस्टमर उनके आउटलेट पे आया था उसका पैसा उसके खाते में जल्दी से जल्दी वापस हो जाए। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं कि कस्टमर को यदि 24 घंटे में अपनी धनराशि प्राप्त न हो तब क्या होगा। तो उसमें एम एटीएम सर्विस संचालक असफल ट्रांजैक्शन की रसीद के साथ अपने संबंधित बैंक में संपर्क करना चाहिए। किसको? एम एटीएम सर्विस संचालक नहीं, जो कस्टमर है जिसका पैसा कटा है वो एम एटीएम सर्विस संचालक से असफल ट्रांजैक्शन की एक रसीद लेगा और अपने बैंक में जाके बता देगा कि हम इनके यहाँ से पैसा निकाल रहे थे और असफल हो गया और ये कह रहे हैं कि पैसा मुझे मिला नहीं है, ये पैसा मुझे वापस दिलाया जाए। ऐसे होता है। एम एटीएम में अच्छा, सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है कि एम एटीएम में नगद कैसे प्राप्त करें। एक तरीका तो ये है कि जो हमारे वॉलेट में पैसा आया है उसे हम अपने खाते में ट्रांसफर कर लें और वहां से हम पैसा ले लें। पर उसमें एक पॉइंट है, एक नया नियम आया हुआ है कि अगर आपने 20 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा आपने नगद निकाल लिया तो आपके ऊपर चार्ज पड़ना तय है। आपके ऊपर 1% या 2% चार्ज पड़ ही जाएगा, आपके खाते से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है कि जो आपकी वैलेट में जो पैसा आया हुआ है वो खाते में न जाके किसी और माध्यम से उसका नगदीकरण कर लिया जाए। कैसे? जैसे बिल भुगतान सेवा, किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दीजिए तो वो आपको कैश दे देगा और आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा है वो खाली भी हो जाएगा। ऋण भुगतान, बहुत से लोग गाड़ी का फाइनेंस वगैरह कराए रहते हैं तो अपना लोन का रीपेमेंट करना होता है। आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, आपने उनसे कैश ले लिया और अपने वॉलेट से उनका लोन की जो राशि है वो जमा करवा दी।
कॉमन सी बात है, एक बिजली का बिल, हर घर में बिजली का कनेक्शन है, तो बिजली का बिल जमा करना है, आप लोगों से कैश पैसा ले लीजिए और आपके वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे बिजली का बिल जमा कर दीजिए। मनी ट्रांसफर सेवा का इस्तेमाल करके भी पैसा खाली कर सकते हैं। टिकट बुकिंग है, होटल है, रेल है, एयर है, इस इन सब सर्विसों का भी इस्तेमाल करके आपको कैश पैसे मिल जाएंगे और आपकी जो वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वो खाली हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज तो इसमें फास्टैग चल गया है। फास्टैग हर आदमी रिचार्ज कराता है। आप लोगों की गाड़ियों का फास्टैग रिचार्ज कर दीजिए, उनसे कैश पैसे ले लीजिए। मोबाइल रिचार्ज, डिटेल रिचार्ज, ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनके जरिए आप बिना बैंक में पैसा भेजे हुए अपने पैसे का नकदीकरण कर सकते हैं। अब आपको नगद मिल गया, अब आप फिर पैसा बांटने का काम शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक इन आउट प्रोसेस चालू रहता है। आप अगर इस तरह से करते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एम एटीएम क्या करना है? कह रहे हैं जब आप इस काम को लें तो आपको एम एटीएम संचालक को क्या 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 करना है। कह रहे हैं कि वैलेट में रुपए की डिटेल्स आपको लिखनी चाहिए। आपके वैलेट में कितना है रुपया है इसकी डिटेल आपको रखनी चाहिए। इसमें क्या है कि एक बार में मिनी एटीएम से अधिकतम 10,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। बात यहाँ समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, हमें जितनी जरूरत होती है, जो हमारी कार्ड लिमिट होती है, उतना हम निकाल लेते हैं और पैसा निकल आता है। जैसे अगर हम बात कहें कि स्टेट बैंक के कार्ड की लिमिट लगभग 40,000 होती है, तो एक बार में हम 40,000 रुपए निकाल सकते हैं। वहीं बड़ौदा के जो नॉर्मल कार्ड होते हैं, उनकी जो लिमिट होती है वो 25,000 रुपए होती है, उनसे एक बार में आप 25,000 ही निकाल सकते हैं। ऐसा भी जानकारी में है। तो लेकिन यहाँ ये जो है ये मिनी एटीएम पे हम अधिकतम एक बार में 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके कार्ड की लिमिट ज्यादा है तो आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो 10,000 ही होगा। मान लीजिए कि स्टेट बैंक का कार्ड है तो 40,000 लिमिट है, तो 10,000 के 4 ट्रांजेक्शन आप कर लीजिए, पैसे आपके निकल जाएंगे। लेकिन एक बार में 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा, उसको वो रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, 10,000 से अधिक रकम, देखिए नंबर 3 में ही बात समझाई गई है कि 10,000 से अधिक रकम 10,000 एक 10,000 के एक से अधिक ट्रांजेक्शन के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15,000 निकालना है तो 10,000 का एक कर लिया, 5,000 का एक कर लिया। जैसे उदाहरण 25,000 निकालने हैं तो 10,000 के दो ट्रांजेक्शन और 5,000 का एक ट्रांजेक्शन। एटीएम पर लगने वाले शुल्क बैंक नियमों के अनुसार होंगे। जो बैंक, देखिए नंबर 4 को बहुत ध्यान से समझिएगा, नंबर 4 को, कि एटीएम पर लगने वाले जो शुल्क हैं वो बैंक नियमों के अनुसार होंगे। जो अब यहाँ समझिए कि हर बैंक के अपने अपने रूल होते हैं कि अगर आप उनके एटीएम मशीन पे जाके निकालेंगे तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करने देंगे, और अगर आप दूसरे पे जाएंगे तो आप पे चार्ज लेने लगेंगे। हर बैंक का ये अलग अलग नियम है। तो आप किसी एम एटीएम संचालक के यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं तो इस केस में होगा क्या कि ये माना जाएगा कि अदर एटीएम का बिहेव इसमें होगा। अदर एटीएम कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, तो ये जो एम एटीएम है, मिनी एटीएम है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है, ये अदर की तरह से आप पे बिहेव करेगा। मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, तो ये जो मिनी एटीएम मशीन है ये स्टेट बैंक की नहीं है, तो स्टेट बैंक के कार्ड होल्डर के साथ इसका जो बिहेवियर होगा वो एज लाइक ए अदर बैंक एटीएम के अनुसार होगा। उस पे जो भी चार्ज लगेगा वो कस्टमर के खाते से बैंक डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा। ठीक है, इसी चीज को समझाया गया है कि एटीएम पर लगने वाले शुल्क बैंक नियमों के अनुसार होंगे। कस्टमर के बैंक खाते से उसे लेगा, उससे उसमें मिनी एटीएम संचालक की कोई भूमिका नहीं होगी, हमारी कोई भूमिका उसमें नहीं होगी। नंबर 5 कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर कंप्लेन रजिस्टर करें और कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें। जैसे मान लीजिए कि
कभी किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट होती है, तो आप हर कंपनी के पास ये ऑप्शन होता है कि आप कंपनी रजिस्टर करें और कंपनी के कस्टमर केयर से आप अपनी समस्या का जो समाधान है वो प्राप्त करें। कस्टमर को एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो जो एटीएम संचालक है उसकी बात नहीं मानी जाएगी। असल में प्रॉब्लम कहाँ ये आ जाती है, ये ऐसे आ जाती है कि कुछ लोग होते हैं कि वो आपके यहाँ आए पैसा निकालने, उन्होंने पैसा निकाल लिया, फिर वो जाके बैंक में कंप्लेन कर देते हैं कि वो 1000 निकालने आए थे, आपने 10,000 रुपए निकाल लिया और आपने धोखाधड़ी कर ली है। तो ऐसे में जो लोग रजिस्टर बनाए रहते हैं वो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि दिन आपने रजिस्टर का एक कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर के बैंक का नाम, कार्ड संख्या, रकम और उसके हस्ताक्षर। इतने आप काम अगर कर लेते हैं, उसकी साइन करा लेते हैं, तो फिर वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं बनाया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, एम एटीएम में क्या नहीं करना है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पहला पॉइंट है बिना रजिस्टर में एंट्री किए भुगतान नहीं करना है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐसा क्यों है। अगर आप करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नंबर 2, वॉलेट में बिना रकम आए कस्टमर को पेमेंट नहीं करना है। मैंने पहले बताया था कि अगर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया तो वॉलेट में पैसा आ गया, वॉलेट में पैसा आने के बाद ही कस्टमर को देना है, अदरवाइज नहीं देना है। कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई हो गया, बैंक के खाते से, कस्टमर के बैंक खाते से पैसा कट भी गया लेकिन आपको नहीं मिला, तो आप अपनी कंपनी से संपर्क करें। सीधा सा गोल्डन रूल कि बिना वैलेट में रकम क्रेडिट हुए कस्टमर को पेमेंट नहीं करना है। नंबर 3, कस्टमर का बैंक ट्रांजैक्शन सफल हो जाए लेकिन मिनी एटीएम के संचालक में रकम ना आए, उस दशा में भी कस्टमर को भुगतान नहीं करना है। मैंने पहले बता दिया। नंबर 4, ट्रांजैक्शन करते समय केवल कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है, मिनी एटीएम संचालक अपना नंबर किसी भी दशा में न डालें। जब ये ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये मोबाइल नंबर वही हो जो उसके खाते पे लगा हुआ है। खाली कंपनियां इस नंबर को मांगते हैं कि अगर कोई समस्या हो रही है तो कंपनियां तो मुंबई में है, वो यहाँ कैसे संपर्क करेंगी, तो उसी फोन नंबर के पे वो कॉल करके क्या एक्चुअल में हुआ इसको जानने की कोशिश करती हैं। हमारे जो एम एटीएम संचालक भाई होते हैं वो अपना ही नंबर डाल देते हैं, तो ये फ्रॉड माना जाता है कि आपने कस्टमर तक जो एसेस है वो रोकने के लिए आपने अपना नंबर डाल दिया, तो इससे बैड इमेज क्रिएट होती है, ऐसा नहीं करना है। नंबर 5, सेविंग अकाउंट के माध्यम से मिनी एटीएम का संचालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन अधिक होने की दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने की संभावना बन सकती है। मैंने इस पॉइंट को पहले ही डिस्कस कर दिया है कि कैसे करना है। नंबर 6, अपने बैंक खाते में अधिक नगद निकासी से बचने का प्रयास करना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि नगद निकासी हमें करनी नहीं करनी चाहिए। हमें उस पैसे को अन्य सर्विसों के माध्यम से उसका नगदीकरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब अन्य सर्विस चलाएंगे तो भी तो आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा ना। ऐसा सही नहीं कमीशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नंबर 7, अपने वैलेट के धन को नगद में बदलने के लिए उसे अपने बैंक अकाउंट में भेजने की जगह मनी ट्रांसफर, बीमा प्रीमियम जमा करना, बिजली का बिल जमा करना आदि का उपयोग कर लीजिए, पैसा आपका खाली हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं भाई, इससे भी बेटर, कुछ इससे भी बेटर चाहिए आपको, लेना चाहेंगे? जी, इससे भी बेटर सर्विस उपलब्ध है। एक 2 in 1 डिवाइस आई हुई है जिसमें हम मिनी एटीएम सर्विस के साथ साथ क्रेडिट कार्ड स्वैप सर्विस भी है। आपने देखा कि जो हमारा मिनी एटीएम है उसमें हम मिनी एटीएम का बिहेव करते हैं, उसमें पॉस मशीन का बिहेव नहीं करते हैं। जो मिनी एटीएम होती है वो तो हम पैसा निकालने के लिए एटीएम का यूज करते हैं, लेकिन जो व्यापारी भाई होते हैं जो उन्होंने सामान बेचा है उसका कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट वो लेते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो,
तो उसके लिए वो बैंकों से पॉश मशीन लेते हैं। अगर आपको ये दोनों ही चीजें मिल जाएं तो कैसा रहे? अगर आप इसके इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो का लिंक जो 2-in-1 डिवाइस है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप उसको वहां देख सकते हैं, इसका भी वीडियो देख लीजिए। इसमें दोनों सर्विसें उपलब्ध हैं और आपको मिनी एटीएम या 2-in-1 डिवाइस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए गूगल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो उस डिस्क्रिप्शन फॉर्म को आप भर दीजिए। कंपनी के प्रतिनिधि स्वयं आपसे संपर्क करके आपको एक डिवाइस प्रदान करेंगे। मैं इसकी एक कैसे ये मशीन चलती है, मैं इसका एक वीडियो भी बना के अलग से मैं दे देता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी संशय इस प्रकार की ना रहे। धन्यवाद। मुझे आप आज्ञा दें। मैंने सर्वोत्तम देने का कोशिश किया है। अगर कहीं कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।